नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। अब वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में अमन गौतम की मौत के मामले में नाराज परिजनों ने पुलिस पिटाई से युवक की मौत का आरोप लगाया और फिर प्रदर्शन भी किया। और क्या कुछ पूरा मामला है, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उच्चाधिकारियों ने इस मामले को महज एक हादसा बताने की कोशिश की है। दरअसल पूरा मामला विकास नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस का कहना है कि उसे जुए खेलने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने छापेमारी किया। पुलिस के पहुंचते ही बाकी सब लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन अमन और सोनू नाम के युवक को पकड़ लिया गया और इसी दौरान अमन गौतम की पुलिस जीप में ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि अमन गौतम जुआ नहीं खेल रहा था और उसकी मौत पुलिस के पिटाई से हुई है। इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि देर रात पुलिस को सूचना मिली कि विकास नगर थाना क्षेत्र में जुआ चल रहा है। पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने अमन गौतम और सोनू को पकड़ लिया। उसे जीप में बैठाकर लाया जा रहा था, तभी अमन गौतम बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस झूठ बोल रही है या फिर अमन गौतम के परिजन का आरोप झूठा है, यह जांच में पता चलेगा। सहयोगी शराब के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। तो विजयादशमी पर गोरखपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 4 दिवसीय दौरा। हम आपको बता दें, आज दौरे का जो है तीसरा दिन था। दौरे के तीसरे दिन लगभग 400 हरियाली है। सबसे अधिक मामले जो है पैसे के अभाव में इलाज न कराने वाले लोग आए थे। वहीं जमीनी विवाद के मामले आते, वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उत्तर प्रदेश के मुखिया ने दिया और कहा कि इनकी मंशा बना के भेजी जाए, किसी का पैसे के अभाव में इलाज ऐसा न हो पाए। वहीं जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहाँ पे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सहित जो है शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अभी जो है जाकर के गोरखनाथ मंदिर संपन्न हुई है। 7 बजे के बाद जो है रावण दहन का कार्यक्रम जो है रखा गया है। कल सुबह जनता दर्शन लगाएंगे, रात्रिकाल विश्राम अगली खबर हरदोई से है, जहां उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश की अवमानना हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, खबर क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि 10 तारीख तक जितनी भी जो सड़कें खराब पड़ी हैं और गड्ढे हैं जिनमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन सड़कों को मरम्मत कराकर उनका दुरुस्त किया जाए। हालांकि उनका जो आदेश था वो हरदोई में विफल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हरदोई का प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि पाली के जो नगर पंचायत है, वहां पे जो सड़कें हैं बहुत बदहाल सड़कें हैं, क्योंकि उनकी स्थिति जो नजर आ रही है, जिस हिसाब से गड्ढे हैं वहां पे, और जो रोड है वो नगर पंचायत वाला, उस रोड से कई बच्चे वहां से घायल हो चुके हैं, जो निकलने के लिए मजबूर है वहां से। कई वाहन वहां से जाते हैं। वो मार्ग जो है वो पाली से शाहाबाद जाने वाला भी मार्ग है और पाली से शाहजहांपुर जाने वाला भी मार्ग है। हालांकि अभी तक उस पर कोई भी प्रशासन का बंदा कोई नहीं पहुंचा है और ना ही उस पर कई बार वहां ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी सुध लेने की तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा क्या मुख्यमंत्री के आदेश को कोई मानता है हरदोई का प्रशासन, या उनको ठेंगे पर लेके जा रहा है उनका आदेश।
देखने की बात ये होगी कि कितनी जल्दी यहाँ पर काम शुरू होगा। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी एनआईसी लगातार सुर्खियों में है। सियासत में सबसे अधिक घमासान इस बिल्डिंग को लेकर देखा जा रहा है। खबर क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहा है हमारे सहयोगी रमन। इमरजेंसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी की जयंती पर लखनऊ स्थित जेपी एनआईसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए प्लान था, लेकिन जयंती से एक दिन पूर्व ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यानी कि प्रशासन ने पूरा गेट टीन शेड लगाकर सील कर दिया। यही नहीं, अखिलेश यादव रात में मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद में अगली सुबह अखिलेश यादव के आवास के बाहर बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई और बड़ी फोर्स लगा दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने वहीं पर प्रतिमा मंगाकर माल्यार्पण किया और योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अंदर जाने से इसलिए रोक रही है क्योंकि अंदर अगर मैं जाऊंगा और मीडिया जाएगी तो बड़े घोटाले का खुलासा हो जाएगा। आपको बता दें, जेपी एनआईसी देश उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत है और सबसे बड़ी लागत वाली इमारत भी है। 2013 में बनने अखिलेश की सरकार में जेपी एनआईसी का शिलान्यास किया गया और 2016 में ये 90% बनकर तैयार हो गई। हालांकि 2017 में सियासत ने करवट ली और योगी आदित्यनाथ की सरकार सूबे में बनी, जिसके बाद से ही जेपी एनआईसी खंडहर बन चुका है। साफ है कि 920 करोड़ से बनने वाली इस इमारत में आदमी की एंट्री भले ना हो, लेकिन वहां पर जेपी की प्रतिमा के साथ में वहां पर जीव जंतु घूम रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। लेकिन क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन और अभी तक क्यों चल रहा है धरना प्रदर्शन, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, अतुल प्रधान ने एक जन आंदोलन का धरना प्रदर्शन मेरठ के विक्टोरिया पार्क में किया है, जिसमें घेरा डालो डेरा डालो जन आंदोलन का धरना प्रदर्शन 3 दिन से लगातार जारी है। आज दशहरे के दिन एक अतुल प्रधान ने अनोखी पहल की है, जिसमें रावण की जगह महंगी शिक्षा और महंगे अस्पतालों के इलाज के लिए 2 अलग अलग पुतले बनाए गए हैं, जिसमें मेरठ में आज शाम 5:30 बजे अतुल प्रधान खुद धरना स्थल पर ये दोनों पुतले दहन करेंगे, जिसमें एक अनोखी पहल अतुल प्रधान द्वारा की गई है। आपको बता दें, अतुल प्रधान लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें प्रशासन द्वारा कोई भी मामला अभी सामने नहीं आया है। इसलिए अतुल प्रधान ने इस धरने को जारी रखा हुआ है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां अचानक हुए ब्लास्ट में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे हुआ ब्लास्ट और ये घटना कैसे घटी, पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। अचानक हुए ब्लास्ट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। नेपाल से 2 युवक विस्फोटक सामग्री लेके जो है नेपाल जा रहे थे, जो कि अचानक मोटरसाइकिल में वो विस्फोट हुआ और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नज़दीकी अस्पताल में इलाज चल रहा। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के सौरतगढ़ थाना क्षेत्र के कोटिया सिंहरवा का बताया जा रहा है। 1 साल पहले भी एक मामला आया था अलीगढ़वा बॉर्डर पे, जो कि विस्फोटक सामग्री वहां रखी थी, जिससे ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की मौतें भी हुई। अब ये हादसा भी हुआ, जो कि विस्फोटक सामग्री लेके युवक दोनों जा रहे थे और मोटरसाइकिल में अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के सौरतगढ़ थाना क्षेत्र के कोटिया के सिंहरवा का बताया जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि इस तरह से भारी मात्रा में, जो कि साल भर पहले घटना हुई थी, विस्फोट हुआ था, उसमें कई लोगों की मौतें भी हुई थी। अब इस तरह का जो है विस्फोटक सामान यहाँ से ले जा रहे थे दोनों युवक नेपाल, आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, इस पे तो जांच होना चाहिए। जांच के बाद जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव।
तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लोहिया पार्क पहुंचकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उनके आदर्शों पर चलने की लोगों से अपील किया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी के आंकड़ों को झूठा बताया। कहा कि जिस तरह से योगी सरकार 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि हमारा देश हंगर इंडेक्स में 105 स्थान पर पहुंच चुका है। यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी धर्म की सियासत कर रही है, धर्म को धर्म से लड़ा रही है, यह मानसिकता ठीक नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी विनाशक है और उसके हाथों के लकीर में विनाश की रेखाएं हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि JPNIC की बिल्डिंग बीजेपी के सभी विकास कार्यों को फीका कर देती है। यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस तरह से मंगेश यादव की हत्या की गई और इस हत्या को बैलेंस करने के लिए एक और एनकाउंटर कर दिया गया। कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर काफ़ी गुस्से में भी दिखे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह विचारों की लड़ाई है और बीजेपी के विचार अच्छे नहीं हो सकते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ बीजेपी पर और भी कई बड़े हमले किए। हालांकि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में होने वाले उपचुनाव और 27 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, कहीं न कहीं यह बयान सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। वहीं राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई SI भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक का मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी। राजस्थान में SI भर्ती मामले को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ रहा है। जहां SI भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर आज छात्रों ने विरोध किया। जयपुर में ये विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से पेचीदा मामला फंसता जा रहा है। एक और भजनलाल सरकार इस पूरी परीक्षा को रद्द करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी ओर एक धड़ा किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात करके इस परीक्षा को बरकरार रखने की मांग कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भरतपुर में है और भरतपुर में उनका ये बयान की कमेटी की ओर से जो निर्णय लिया जाएगा उस पर काम करेगी और साथ ही कमेटी अब ये माना जा रहा है कि दशहरे बाद जल्द ही 13 तारीख के आसपास सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें SI भर्ती परीक्षा को रद्द करके युवाओं को एक नया मौका सरकार देगी। क्योंकि SI भर्ती मामले को लेकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि SOG जो जांच है वो आगे तक पहुंची और जो इस परीक्षा में लिप्त है, इस जो परीक्षा में धांधली की गई है, उन लोगों तक पुलिस पहुंचे और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का SOG काम करे। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो वहीं देहरादून के ISBT में मानव तस्कर गिरोह के सदस्य महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैसे हुई गिरफ्तारी और इस पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। एक गंभीर मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पुलिस ने उसका खुलासा भी कर दिया है। एक मानव तस्करी का मामला कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है कि राजधानी देहरादून के अंदर ISBT चौकी के अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 3 लड़कियां कहीं न कहीं उनकी मानव तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें एक महिला है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और लेकिन वही देखिएगा कि बाल विकास आयोग की जो अध्यक्ष है गीता खन्ना, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और इसके अंतर्गत जो भी दोषी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार कर उसको कठोर से कठोर
कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने पहले ही 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और उनसे अभी पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं इसमें जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है वो यह है कि 3 लड़कियां दिल्ली, अलग अलग राज्य से दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली से उनको कोई व्यक्ति देहरादून लाया है और देहरादून लाने के बाद एक फ्लैट में उन तीनों लड़कियों को रखा गया था, जिसके बाद उन तीनों लड़कियों ने उनकी बातें सुनी और उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी तस्करी की जा रही है, जिसके बाद वो मौका देखकर फरार हुई और वो सीधी आईएसबीटी पुलिस चौकी पहुंची और जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है और उनका पूछा गया है, लेकिन उनसे अभी भी पूछताछ जारी है क्योंकि बताया जा रहा है कि दोनों ही पहले से भी कई मुकदमे पर दर्ज है। मानव तस्करी का मुकदमा भी महिला पर दर्ज है और इसके साथ ही जो पुरुष है उस पर कहीं ना कहीं हत्या का प्रयास करने का भी मुकदमा दर्ज है। दोनों के ही खिलाफ अब एक और मुकदमा मानव तस्करी का दर्ज किया गया है और दोनों को ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच करके पता लगाया जाएगा कि इनके पीछे कौन कौन है और कहां पर ये मानव तस्करी करते थे और कहां पर ये लड़कियों को भेजते थे। हालांकि लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है कि वो किस तरीके से वहां पर पहुंची। अभी जो कहा जाए कि जो लड़कियां हैं उनको चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दी गई है, वही उनकी देखरेख करेंगे। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां राशन लेने जा रहे साइकिल सवारों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 साइकिल सवार की मौत हो गई। पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सुबह 6:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जहां मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं तीसरे व्यक्ति ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है। तो वहीं बेबर थाना क्षेत्र के खाकेताल के रहने वाले तीनों ही लोग नगला बड़ी राशन लेने के लिए जा रहे थे। सुबह से ही राशन लेने के लिए निकले तीनों ही लोगों को क्या पता था कि उनका नेशनल हाईवे पर मौत इंतजार कर रही है। तो वहीं ट्रक, जो तेज रफ्तार ट्रक था, उसने तीनों लोगों को रौंद दिया है। तो वहीं एक ही गांव के 3 लोगों की मौत होने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सड़क हादसे के मामले को संज्ञान में लेते हुए जो फरार ट्रक है, घटना करने के बाद उसको ट्रैक किया जा रहा है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं परिवार के लोगों का घटना होने के बाद रो के बुरा हाल बना हुआ है। सभी पुलिस ने तीनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं शवों का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और जो सड़क हादसे की वजह, कारण जो रहा है, मुख्य कारण क्या रहा है, कैसे हुआ हादसा, इसकी भी पुलिस अब पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट गई है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है और कौन कौन है ये पर्यवेक्षक, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वैज्ञानिक। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस उपचुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे अभी से करने लगे। कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केदारनाथ की यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ धाम के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। विधायक के तौर पर वीरेंद्र जाति और विधानसभा के जो उप नेता सदन है भुवन कापड़ी, उनको पर्यवेक्षक बनाने का पार्टी की तरफ से किया गया है। जबकि भाजपा दावा कर रही है कि उनके द्वारा पहले से ही केदारनाथ विधानसभा सीट पर 5 मंत्रियों की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है। पार्टी के लगभग 200 से ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहले से केदारनाथ के चुनाव के लिए वहाँ पर मौजूद है, जो लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम उस क्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव की जो सियासत है वो काफी गर्मा चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पिछले दिनों की गई घोषणाएं भी उन सब चीजों में शामिल होती नजर आ रही है कि सीट को जीतने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। अब देखना ही होगा कि जैसे ही निर्वाचन आयोग की तरफ से स्थितियों का ऐलान होता है, उसके बाद चुनावी जो रणनीति होगी या चुनावी वोट होगा वो किस करवट बैठने का काम करेगा। कैमरामैन इंडिया वाइस। तो अगली खबर मैनपुरी से है, जहां चोरी के आरोप में 2 युवकों को गांव के ही दबंगों ने तालिबानी सजा दिया है। लेकिन क्यों, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मैनपुरी के किसली थाना क्षेत्र में तालिबानी सजा 2 युवकों को दी गई है। बकरे चोरी के आरोप में दोनों ही युवकों के साथ गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने वीडियो के आधार पर ही कार्रवाई भी की है। तो वहीं किसली थाना अध्यक्ष ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो वहीं पूरे वाक्य बताते चले, जो बकरा चोरी के आरोप में दोनों युवक हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल
डालने की बात भी सामने आई है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना अध्यक्ष से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी कर ली गई है। 3 लोग जो शेष बचे हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बकरा चोरी के आरोप में जिस तरीके से गांव ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लिया है यह बिल्कुल ही गलत है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने को लेकर विनोद कुमार एसपी विनोद कुमार ने टीम भी गठित की है। जल्द से जल्द जो बचे हुए आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसी दोबारा घटना न करें इसकी भी हिदायत लोगों को दी जा रही है। आखिर बकरा चोरी हुआ या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं है, मगर आरोप में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है वह पूर्ण रूप से गलत है। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे पुलिस उनसे सख्ती से निपटती हुई नजर आएगी। पुलिस इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो मेरठ में घटिया एलटी केबल लगाने पर 4 बिजली अफसरों पर कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। जिले सहित कई अन्य जिलों में बिजली विभाग का बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें बिजली विभाग में वी मार्ट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को एक एलटी केबल का बड़ा टेंडर दिया था, जिसमें वी मार्ट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में एक बड़ा घोटाला किया गया था। जब मामला जांच पर आया तो वी मार्ट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने खुद अपने शुभचिंतकों को भेजकर जांच कराई और उन्हीं से ही जांच पर रिपोर्ट भी लगवा ली। जब यह मामला सुर्खियों में आया तो मेरठ की एमडी ईशा दुहान ने संज्ञान लिया और इसमें गाजियाबाद सहित मुरादाबाद में 4 अफसरों में इसमें संलिप्त पाए गए और उन पर गाज भी गिर गई। आपको बता दें मेरठ के गंगानगर में 4 दिन तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। उसके बाद लगातार अधिकारियों में शिकायतें की गई लेकिन संज्ञान कुछ लिया नहीं गया। जब यह मामला उक्त अधिकारियों तक पहुंचा तो मेरठ की एमडी ईशा दुहान ने संज्ञान लेते हुए 4 अफसरों को इसमें निलंबित कर दिया है। आपको बता दें वी मार्ट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड भी इसके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश हो चुके हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जेल से 2 कैदी फरार हो गए। लेकिन कैदी कैसे हुए फरार और क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। सुबह तड़के जिस तरह की खबर आई, हरिद्वार जेल से 2 कैदी यहां पर फरार हो गए हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। जिसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार ने जेल का यहां पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिस तरह से जिलाधिकारी का मानना है कि प्रथम दृष्टया देखने में आया है कि जो जेल प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं यहां पर लापरवाही साफ झलकती है, क्योंकि जेल के अंदर जिस तरह से रामलीला का मंचन यहां पर किया जा रहा था, साथ ही साथ हाई सिक्योरिटी जो जेल है उसमें भी निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके बीच जेल अधीक्षक यहां पर कहीं छुट्टी पर जाते हैं। जिस बीच इस तरह की लापरवाही अन्य जो अधिकारी हैं उनके बीच देखने को मिलती है, जिसके बाद जो 2 अपराधी हैं वो भागने में सफल होते हैं। हालांकि एसएसपी हरिद्वार ने दोनों ही अपराधियों को जल्द पकड़ने का यहां पर दावा भी किया है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली माने जाने वाली हरिद्वार जेल से किस तरह से कैदी फरार हो गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से कैदियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं मजिस्ट्रेट जांच की बात भी जिलाधिकारी कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह जो अधिकारी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात रहेगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो इलामपुर जिले में 4 साल की बच्ची से नाबालिग ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसको लेकर कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। सुरक्षा को लेकर सरकारें, कोई भी सरकारें हो, लेकिन बड़े बड़े दावे करती रहती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखने को मिलती है तो कुछ और ही बयान। एक ऐसा मामला सामने देखने को मिला जिससे दिल दहल जाता है। दरअसल एक 4 वर्ष की बच्ची के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद लखीमपुर में विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में नया मोड़ सामने आया है। जाति सियासत से मुद्दा गर्मा गया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी।
लखीमपुर खीरी विधायक पिटाई कांड में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कल बीत गया वहां पे कुर्मी पंचायत बिलोबी मोरल हाल में हजारों की तादाद में जो विधायक योगेश वर्मा के समर्थक जो थे, जो कुर्मी एक महापंचायत पटेल महासंस्थान के नेतृत्व में बैनर के तले महापंचायत की गई थी। उसके बाद हजारों की तादाद में लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर जाके डीएम को ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन डीएम मौके पर ना पहुंच के एसपी ने ज्ञापन लेकर 2 दिन का जांच का समय दिया है। वहीं आज नया मोड़ देखने को मिला। जो ठाकुर बिरादरी के जो अवधेश सिंह बताए जाते थे, आज करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। वो अवधेश सिंह के घर पे उन्होंने ठाकुरों के साथ में एक महापंचायत की है। पंचायत करने के बाद एक निर्णय लिया गया है कि अब इनके साथ करणी सेना का पूरा समर्थन देखने को मिल रहा है। वहीं सिख समुदाय का भी समर्थन योगेश वर्मा के साथ मिल गया है। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष का भी समर्थन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि जो सियासी लड़ाई है तो कहीं ना कहीं जात बिरादरी पे आके अटक गई है। उधर से ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, इधर कुर्मी बिरादरी के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विधायक पिटाई कांड हुआ है, यहां से लेकर प्रदेश की राजधानी तक गूंजा है, लेकिन 3.5 दिन होने के बावजूद भी आज अभी तक कोई निर्णय ना ऊपर से आया है। कारण बताओ नोटिस जो जारी की गई थी उस पर भी कोई निर्णय नहीं आया है। देखने को मिलेगा कि क्या निर्णय होता है। मुख्यमंत्री के दरबार ये मामला जा चुका है, क्या निर्णय निकल कर आएगा। इंडिया वाइज से लखीमपुर खीरी से रामजीत सिंह। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।